तो 3 लेवल लेजर सिस्टम के अपने कुछ ड्रॉबैक्स थे, तो उसको हमने ओवरकम किससे करा था, 4 लेवल लेजर सिस्टम से। तो हम यहाँ पर आज हीलियम नियॉन लेजर को स्टडी करेंगे। उससे पहले हम ये समझेंगे कि 4 लेवल लेजर सिस्टम क्या है। तो 4 लेवल लेजर सिस्टम से क्लियर है कि हमारे पास इसमें कितने लेवल्स हैं, हमारे पास 4 लेवल्स हैं। ठीक, 3 लेवल लेजर सिस्टम में 3 लेवल्स होते हैं, 4 लेवल लेजर सिस्टम में क्या होता है, हमारे पास 4 लेवल्स होते हैं। अब देखो यहाँ हमारे पास 4 स्टेट्स हैं। वो स्टेट्स हैं, आपका दिखाई दे रहा है डायग्राम सभी को, यस सर। यस सर। यस सर। E1, E2, E3 और कौन सा है, E4। अब इसमें देखो हमारे पास जो एटम है वो कहाँ है, मोस्टली कहाँ पर होंगे, ग्राउंड स्टेट में होंगे एटम, बहुत सारे एटम्स होंगे। अब हम इन्हें कोई भी एनर्जी दे के कहाँ पहुँचा सकते हैं, एक्साइटेड स्टेट। अब ये कहाँ पहुँचते हैं, फोर्थ एनर्जी लेवल पे पहुँचते हैं, जो क्या शॉर्ट लिव्ड स्टेट है। तो इसका मतलब इसका लाइफ टाइम कितना होगा, 10⁻⁻⁸ माइनस 8। सेकेंड। ठीक, सबको पता है 10⁻⁸ सेकेंड इसका क्या होता है, लाइफ टाइम होता है। इसके बाद ये कुछ टाइम शॉर्ट, सिंस इट इज अ शॉर्ट लिव्ड स्टेट, ये कहाँ आएगा इसके बाद, मेटा स्टेबल स्टेट E3 में। देन यहाँ से देखो अब क्या है आपका, एक क्या स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेजर एक्शन होना स्टार्ट होता है यहाँ, क्योंकि ये E3 क्या प्रोवाइड करता है, तुम्हारा एक मेटास्टेबल स्टेट, सो पॉपुलेशन इन्वर्जन विल बी टेक प्लेस इन E3 स्टेट। और E3 स्टेट से जो हमारे एटम्स है कहाँ आएंगे, वो पहले E2 स्टेट, और E2 के बाद वो कहाँ पहुँचते हैं, ग्राउंड स्टेट में। तो अब जो हमारा ट्रांजिशन है वो डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट में टर्मिनेट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है इस पर्टिकुलर कंडीशन में मेंटेन रहने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो यानी अगर हम कम अमाउंट पे भी, यहाँ हमारे एटम्स बढ़े, इधर आके कुछ इधर होल्ड हुए, फिर यहाँ 10⁻⁻8 में यहाँ पहुँचे, जबकि जो 3 लेवल लेजर सिस्टम था उसमें डायरेक्ट ट्रांजिशन कहाँ हो रहा था, ग्राउंड स्टेट में। तो सारे के सारे कहाँ पहुँच रहे थे, एकदम से ग्राउंड स्टेट में। तो इन दो E3 और E1 के बीच में कोई भी पॉपुलेशन इन्वर्जन हमारा नहीं हो पा रहा था। तो ग्राउंड स्टेट के रिस्पेक्ट में जब हम देखते हैं मेटास्टेबल स्टेट में, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन का जो स्टेट है वो हमेशा क्या रहती है, मेंटेन रहती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इस पर्टिकुलर 4 लेवल लेजर सिस्टम में हमें जो एनर्जी है, बम्पिंग एनर्जी, वो हमें कम देनी पड़ती है एज कम्पेयर टू 4 3 लेवल लेजर सिस्टम। देखो अब इसमें क्या लिखा हुआ है, ये इसने थ्योरी पे लिखा है, दैट मीन्स वी हैविंग दीज 4 स्टेट्स, ये इसने थ्योरी पे लिखा हुआ पूरा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में इसने लिखा है, एज द लोअर लेजिंग लेवल E2 इज नॉट ग्राउंड स्टेट बट वेरी मच अबव द ग्राउंड लेवल E1, इट इज वर्चुअली वैकेंट फॉर फ्री फ्रॉम एनी एटम्स ड्यू टू द कंटिन्यू पंपिंग पॉपुलेशन इन्वर्जन इज अचीव्ड वैन। अब देखो इसके आगे इसने यही चीज़ें थ्योरी में लिखी हुई हैं, अलग अलग ट्रांजिशन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक, अब जो लेजर ट्रांजिशन है यहाँ E2 में टर्मिनेट हो रहा है, डायरेक्ट E3 में टर्मिनेट, A1 में टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो इस वजह से क्या है, पॉपुलेशन इन्वर्जन मेंटेन रहता है। तो 4 लेवल लेजर सिस्टम की अपनी एक एडवांटेज है। दूसरा एक और फ़ायदा होता है कि 4 लेवल लेजर सिस्टम में हमें कंटिन्यूस बीम मिलने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। सर जो इसमें तो फोटोन दिया था, हाँ बेटा, वो स्पॉन्टेनियस ही आया था कल की कौन सा तरह। वाला, सर जो ये ये फोटोन वाला, दिया हुआ, यस सर। दिस वन। हाँ ये बेटा स्पॉन्ट, ये फर्स्ट ट्रांजिशन होगा इसमें ऐसे नहीं दिखाया हुआ है, इसमें तो एक जनरल फिगर बनाया है, ये E3 से ही क्रिएट हुआ होगा। ठीक है, कहाँ से क्रिएट हुआ होगा, E3 से। फिर इसने आगे नेक्स्ट एटम को क्या करा होगा, ग्राउंड स्टेट। मैंने कल बताया था कि जो पहला यस सर। हमारा ट्रांजिशन होता है वो क्या होता है, स्पॉन्टेनियस। उसके बाद आगे क्या होता है, ये स्टिमुलेटेड एमिशन होने स्टिमुलेटेड। स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हमेशा ये जो फोटोन है इसे हम डिसाइड करते हैं हमें देना है, लेकिन ये फोटोन की एनर्जी कितनी होगी ये हम डिसाइड नहीं कर पाते, ये हमेशा सिस्टम के अंदर से जनरेट होता है। तो ये अलग अलग प्रोसेस होती हैं, अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग फोटॉन्स, हमारे वेवलेंथ के फोटॉन्स रिलीज होते रहते हैं। तो जब मेटास्टेबल स्टेट से फोटोन रिलीज होगा वही फोटोन हमें क्या देगा, लेजर एक्शन। ठीक है, सर ये नॉन रेडिएटिव का क्या मतलब है वहाँ पे? नॉन रेडिएटिव का मतलब है कि इससे कोई रेडिएशन नहीं निकलेगा।
ठीक है, यानी ये जो आपका ट्रांजिशन है, ये जो ट्रांजिशन होगा, इससे जो फोटॉन्स निकलेंगे वो मटेरियल अपने अंदर ही उसे क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो ये नॉन रेडिएटिव का केस हमारा बनता है। ओके सर। ओके, अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेजर है वो है तुम्हारा हीलियम नियॉन लेजर। ठीक है, इट्स अ 4 लेवल लेजर सिस्टम। ये फर्स्ट आपका क्या था, इट वाज फर्स्ट गैस लेजर। देखो लिखा हुआ ना इसमें, ये क्या फर्स्ट गैस लेजर है। टू गेट द कंटिन्यूस एंड इंटेंस बीम ऑफ लेजर, गैस लेजर्स आर यूज्ड। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो पावरफुल लेजर्स हैं उनमें गैस लेजर्स होते हैं, और कंटिन्यूस बीम अगर हमें रिक्वायर्ड होती है तो हम गैस लेजर्स को लेते हैं। स्पेक्ट्रल लाइन्स इन अ गैस लेजर आर नैरो एंड वेल डिफाइंड एज कंपेयर टू सॉलिड इन विच एब्जॉर्प्शन बैंड आर ब्रॉड। ठीक है, ये भी एक टर्म है, हम बाद में से देखेंगे जब हम इसका पूरी स्टडी करेंगे। स्पेक्ट्रल लाइन्स इन गैस लेजर आर नैरो एंड वेल एज वेल डिफाइंड एज कम्पेयर टू सॉलिड इन विच द एब्जॉर्प्शन बैंड आर ब्रॉड। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, बहुत शार्प बैंड होगा तो हमें पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट बीम मिलने में आसानी रहती है। हेलो अगर हेलो सर। अगर हाँ बेटा। हेलो सर, वो जैसे आपने पिछले जो डायग्राम दिखाया था वाला, इसमें लेवल है हाँ। E1 E2 E3। तो हर लेवल का हम्म। लाइफ टाइम है एक का। तो सर E2 का भी कोई लाइफ टाइम है? E2 लेवल का भी कोई लाइफ टाइम हाँ है? हाँ, E2 भी बेटा वो है तुम्हारी, ये 10 टू क्या है माइनस ये 3। भी। हाँ, 10⁻⁸ अच्छा ना, ये 8 भी तो सर लॉन्ग लिव्ड, हाँ शॉर्ट लिव्ड स्टेट है ये भी E2 जो है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। ठीक है, केवल ओके इसमें E3 स्टेट है जो लॉन्ग लिव्ड स्टेट है, मेटास्टेबल स्टेट है। ठीक। ओके सर। हाँ, तभी अगर ये भी मेटास्टेबल स्टेट होती फिर से लेजर ट्रांजिशन दे देता, इसलिए ये स्टेट भी तुम्हारी क्या है, शॉर्ट लिव्ड स्टेट है। ठीक। ओके, हम आ रहे थे किसमें, हीलियम नियॉन लेजर। तो तुम्हें ये याद रखना है पहला गैस लेजर है। दूसरा इसका फ़ायदा क्या है, क्योंकि बहुत सारे ड्रॉबैक थे किसके, रूबी लेजर के। अभी हम कंपैरिजन करेंगे, बहुत सारे ड्रॉबैक्स और थे, क्योंकि रूबी लेजर क्या है, क्रिस्टल है, सॉलिड लेजर है, तो इनमें इम्परफेक्शंस और इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं भाई, उसकी वजह से भी जो बीम्स हमारी कंटिन्यूस नहीं रहती। जबकि जो गैस लेजर्स होते हैं इनमें इम्परफेक्शंस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इम्परफेक्शंस किस में होते हैं, सॉलिड्स में। तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं है तो यहाँ पर इम्प्योरिटी होने के चांस भी कम रहते हैं। तभी हम आगे देखेंगे कंपैरिजन जब करेंगे कैसे सर सुपीरियर है हीलियम नियॉन लेजर रूबी लेजर से। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है हाँ, रूबी की हीलियम कम? नियॉन लेजर ज़्यादा एफिशिएंट है बेटा। क्यों एफिशिएंट है, क्योंकि पहली बात, हमें इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ती। ठीक, सबसे पहले देखो हमारा सबसे ओवरऑल टारगेट क्या होता है, कहीं पर भी सबसे ओवरऑल टारगेट हमारा होता है कि हमारी एनर्जी कम लगे, है ना। घर में भी हम वो अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं जहाँ एनर्जी कंजम्पशन सबसे कम हो। मोबाइल्स भी हम उस वैसी डिवाइसेस देना चाहते हैं जिनका एनर्जी एफिशिएंसी ज़्यादा हो, है ना। कम इनपुट में हमें ज़्यादा देर तक आउटपुट मिले, यही तो हमारी टेंडेंसी होती है ना। कभी भी हमारा यस सर। पहला एम यही रहता है कि कोई भी हमारा मोबाइल हो कम टाइम में चार्ज हो जाए और बहुत लॉन्ग टाइम तक हमें आउटपुट दे, यानी एनर्जी तो हमें कम देनी पड़े लेकिन आउटपुट हमें ज़्यादा मिले। सॉलिड स्टेट लेजर जो रूबी लेजर था उसमें उल्टा हो रहा था, उसमें हमें पहले तो एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती थी, इसकी वजह से वो एपरेटस क्या होता था, हीट। अब वो हीट हो गया तो उस हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए हमें अलग से कूलिंग सिस्टम लगाना पड़ता था, और कूलिंग सिस्टम बहुत महंगे होते हैं, है ना। घर में अगर तुम एक सिंपल कूलर भी लगाओगे, कम से कम कितने कॉस्ट का आएगा, 4 से 5 हज़ार रुपये में अच्छा कूलर अगर तुम देखना चाहोगे इतने का रहेगा ना। लेकिन जाड़ों में अगर तुम्हें हीटिंग करनी है तो सबसे आसान तरीका क्या होता है हीट करने का, आग भाई लगाना। अगर तुम सिंपल सा हीटर भी ले आओगे 200 250 रुपये मिल जाएगा ना तुम्हें। तुमने कहा मुझे बहुत और अच्छी कूलिंग चाहिए तो तुम एसी लगाओगे, एसी उतना ही महंगा है। जबकि तुम बहुत अच्छी क्वालिटी का हीटर भी लेकर आओगे, जो ब्लोवर्स होते हैं वो भी तुम्हें 1000 से 2000 में बढ़िया मिल जाएंगे। तो ज़्यादा खर्च किस में है, एक्सपेंसिव क्या है, लो टेम्परेचर क्रिएट करना या हाई टेम्परेचर। लो टेम्परेचर सर। ठीक है, लो टेम्परेचर ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है भाई। तो इसलिए इसका मतलब क्या हो गया, कॉस्ट भी बढ़ गई रूबी लेजर की, है ना। तो ये बहुत सारे यस ड्रॉबैक्स थे सर। रूबी यस लेजर सर। के। चलो अब लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले हम हीलियम नियॉन लेजर पढ़ रहे थे, फिर हमारा नहीं तो टाइम इसी में ओवर हो जाएगा। हम डिस्कस करेंगे उसे लास्ट में, हमारे पास है। तो ये देखो, दिस इज द सिंपल कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट इज़ हीलियम नियॉन लेजर। इसमें हमारे पास क्या है, हीलियम नियॉन लेजर का हम क्या लेते हैं, मिक्सचर लेते हैं। ठीक है, हीलियम नियॉन लेजर का एक मिक्सचर लेते हैं। इस मिक्सचर को हम इस
क्वार्ट्ज ट्यूब में फिल कर देते हैं। ये पूरी क्या हमारी क्वार्ट्ज ट्यूब, ठीक, ये क्या हमारी पूरी क्वार्ट्ज ट्यूब। इस क्वार्ट्ज ट्यूब में हम हीलियम और नियॉन को फिल कर देते हैं भाई। ये इसको कुछ पर्टिकुलर रेशियो में ही फिल किया जाता है। इट में बी 7:1, इट में बी 10:1, ठीक है। तो कुछ पर्टिकुलर रेशियोज होते हैं, उनमें ही हमें रखना होता है। ऐसा नहीं कि रैंडमली हमने किसी भी लेवल की मिक्सिंग कर दी और हीलियम नियॉन को फिल कर दिया क्वार्ट्ज ट्यूब में। तो क्या करते हैं, हम क्या लेते हैं, क्वार्ट्ज ट्यूब लेते हैं, इसके अंदर हम हीलियम और नियॉन को फिल कर देता है। और इनका रेशियो या 7:1 होगा या 10:1 या कुछ और रेशियो पर्टिकुलर रेशियोज हैं वो हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम मेनली हम 7:1 या 10:1 लेते हैं। कुछ जगह पे 5:1 भी इसे लिया जाता है। हीलियम ज़्यादा होता है इसका मतलब, और नियॉन का आइटम क्या होता है, कम। अब ये सारा मैंने बना के इसे कहाँ फिल कर दिया, इस क्वार्ट्ज ट्यूब में। और इस क्वार्ट्ज ट्यूब में क्या करते हैं हम, इससे पहले हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं भाई। क्यों वैक्यूम क्रिएट करना पड़ेगा हमें, इसके अंदर कोई अदर गैस का आइटम ना रहे। अगर अदर गैस का आइटम रहेगा तो फिर क्या हो जाएगा, वो एज अ इम्प्योरिटी की तरह इसमें वर्क करेगा। तो इसलिए पहले पूरी क्वार्ट्ज ट्यूब को वैक्यूम क्रिएट करके हम क्या करते हैं, साफ करते हैं। दैट मीन्स देयर शुड बी नो अदर एटम्स इन दिस क्वार्ट्ज ट्यूब, देन वी विल फिल helium plus neon in some particular ratio, that is 7:1 और 10:1। अब देखो दोनों तरफ हमने क्या लगाया हुआ है, मिरर्स। ये मिरर्स हमने क्यों लगाया, क्या क्रिएट होते हैं दो तरफ मिरर्स लगाने से, हमारा एम क्या होता है दो मिरर्स को लगाने का। रेजोनेंट कैविटी। हमें क्या क्रिएट करनी होती है, हमेशा मैंने लेजर्स में बोला था तुम्हें, तीन चीज़ें मेन होती है, 3 मेन कंपोनेंट जो हमने कल पढ़े थे। क्या होता है 3 मेन कंपोनेंट, पहला होता है एक्टिव मीडियम, ठीक है, जो हम ये क्वार्ट्ज ट्यूब के अंदर फिल कर रहे हैं। दूसरा पंपिंग सोर्स, अब यहाँ पंपिंग सोर्स को डिस्कस करते हैं। और तीसरा होता है रेजोनेंट कैविटी। अब रेजोनेंट कैविटी बनाते हैं, एक तरफ पार्शियली रिफ्लेक्टिंग, दूसरी तरफ फुली रिफ्लेक्टिंग। पार्शियली रिफ्लेक्टिंग एंड से लेजर बीम हमें आउटपुट पे मिलती है। अब देखो हमने एक और यहाँ पर पंपिंग हमने कौन सी यूज करी, पंपिंग यहाँ हमने यूज करी इलेक्ट्रिकल पंपिंग। याद रखना पंपिंग भी कीवर्ड है, कौन सी पंपिंग किस लेजर में कौन सी पंपिंग यूज़ हो रही है ये हमेशा याद होना चाहिए। तो हमने रूबी लेजर में कौन सी पंपिंग यूज करी थी, ऑप्टिकल। ऑप्टिकल। यहाँ हमने कौन सी करी, इलेक्ट्रिकल पंपिंग। हमने बहुत हाई एनर्जी का मतलब हाई वोल्टेज सोर्स यहाँ से लगाया, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए और इन इलेक्ट्रोड्स को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, बहुत हाई वोल्टेज सोर्स। अब हमने क्या करा, इन 2 इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस क्या करा, बहुत हाई वोल्टेज हमने जनरेट कर दी। अब क्या होगा भाई, जब मैंने इसमें प्लस माइनस और प्लस के बीच में बहुत हाई वोल्टेज लगा दी, इससे क्या होगा, कैथोड में माइनस चार्ज आ जाएगा और इसमें प्लस चार्ज आ जाएगा। अब माइनस और प्लस होने से क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक इसमें क्या होता है, आर्क डिस्चार्ज है ना, जो इलेक्ट्रॉन है कैथोड से बाहर निकल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कैथोड से बाहर निकलते हैं और कैथोड से बाहर निकल के कहाँ चलना शुरू होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। देखो अगर ये मैंने क्या लिया, यहाँ पर निगेटिव चार्ज दिए, ये इलेक्ट्रोड है, और यहाँ पर क्या ले लिया, एक पॉजिटिव चार्ज। पहले तो मैं क्या करूँगा, इनमें वोल्टेज कम लगाई, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, मैंने फिर वोल्टेज को बढ़ाता चला गया और इतनी वोल्टेज हाई कर दी। अब ये पॉजिटिव चार्ज बहुत स्ट्रांग फोर्स लगाएंगे किस पे, नेगेटिव चार्ज पे। हमने हाई पोटेंशियल दिया तो इनकी एनर्जी भी बढ़ जाएगी, और फाइनली क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज हो जाएंगे और किसकी तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव एनोड की तरफ। अब जब ये एटम्स आपके पॉजिटिव एनोड्स की तरफ बढ़ते हैं, देखो इस ट्यूब के अंदर बढ़ना स्टार्ट हुए, ठीक है, इस ट्यूब के अंदर ये कहाँ की तरफ बढ़े, एनोड की तरफ। अब जब ये इसके रास्ते, अब ये एनोड की तरफ बढ़े तो क्या ये सीधे एनोड तक पहुँच गए होंगे, ऐसा नहीं हुआ होगा, बीच में इन्हें क्या मिले होंगे, हीलियम और नियॉन के एटम्स। क्या मिले होंगे, हीलियम और नियॉन्स के एटम। देखते हैं, देखो इसमें पहले हम इसके कीवर्ड्स देखते हैं। हीलियम लेजर कंसिस्ट ऑफ अ डिस्चार्ज ट्यूब दैट इज मेड ऑफ क्वार्ट्ज कंटेनिंग हीलियम एंड नियॉन इन 5:1। ठीक है, यहाँ पर हमने कितना लिया, 5:1। मैंने तुम्हें बताया था कई सारे रेशियोज पॉसिबल हैं, तो उनमें से 5:1 हमने लिया। 10:1 भी कहीं लिखा है तो वो भी गलत नहीं है,
7:1 लिखा है तो वो भी गलत नहीं है। 3 कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है, इन्हें तुमने याद रखना है। इसके अलावा नहीं लिखोगे चौथा कॉम्बिनेशन, ठीक, या तो 5:1, 10:1, 7:1। एट द टोटल प्रेशर ऑफ 1 टॉर, ठीक है, उसके अंदर हमने 1 टॉर का प्रेशर लगाया, दैट मीन्स हमने वैक्यूम क्रिएट करा। द गैस मिक्सचर फॉर्म्स द एक्टिव मीडियम, यानी एक्टिव मीडियम में कौन सा बना हमारा, जो गैसियस मीडियम हीलियम और नियॉन का हमने बनाया। रेजोनेंट कैविटी, ये हमने रेजोनेंट कैविटी इसके अंदर क्रिएट कर दी, 2 मिनट्स हमने लगाई, पैरेलल और that means partially or fully reflecting. Then faces of discharge tube are inclined at a polarizing angle so that the laser light is plane polarized. Such arrangement is known as Brewster window. अच्छा, एक और इसमें अरेंजमेंट था, क्या था देखो, ये ब्रूस्टर विंडो है इसमें, ठीक है। ये ब्रूस्टर विंडो इसलिए लगाई जाती है कि जो लाइट हमें मिले प्लेन पोलराइज्ड आउटपुट में मिले, ठीक है, इसका ये वर्किंग। यहाँ तक सभी को समझ में आया, बताओ मुझे। यस सर। यस सर। यस सर। सिंपल, बहुत सिंपल है। देखो, हमने जितना सिंपल हो सकता है उतने सिंपल तरीके से इसे पढ़ना है। फिजिक्स की बड़ी एक अच्छी बात यह है, हम उसे कितना कॉम्प्लिकेटेड भी बना सकते हैं और उसको हम बहुत सिंपल भी बना सकते हैं, ठीक। तो हमेशा बहुत धीरे धीरे चीज़ों को समझते हुए पढ़ोगे तो वो तुम्हें समझ में आएंगी, इंटरेस्ट के साथ। देखो, फिजिक्स में हमेशा इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो चीज़ें आसान लगेंगी। अगर तुम्हें बोर होके पढ़ोगे तो फिजिक्स बड़ी टफ लगने शुरू हो जाती है। तो फिलहाल बीटेक में तुम्हारे पास जो फिजिक्स है वो टफ नहीं है, लेकिन बच्चे क्योंकि ज़्यादा ध्यान नहीं देते तो उन्हें लगता है कि बहुत टफ सिलेबस है, क्योंकि उससे कई गुना टफ तुम लोग या बड़ा सिलेबस 10+2 में पढ़ के आते हो। तो यहाँ पर तो केवल 5 यूनिट है, 11-12 में तो तुम बहुत सारी यूनिट्स, बहुत लंबा सिलेबस पढ़ के आते हो, तो उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। बट बात होती है कंसंट्रेशन की। तो अब देखो यहाँ पर पंपिंग मैकेनिज्म। पंपिंग मैकेनिज्म क्या है? अ पावरफुल जनरेटर, RF generator is used to produce the discharge in the gas. Actual lasing atoms are neon atoms, while helium are just for the selective pumping of upper laser level of neon. अब देखो भाई, जो इसमें मेन रोल प्ले करते हैं लेजर एक्शन के लिए वो कौन से होते हैं? नियॉन एटम्स, ठीक है। और जो हमारे पास हीलियम एटम्स हैं ना, हमें हेल्प प्रोवाइड करते हैं कुछ जो नियॉन एटम्स हैं उन्हें एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाने के लिए। ये चीज़ ध्यान रखना। एक्टिव आयंस, एक्टिव एटम्स कौन सा है इसमें? नियॉन एटम्स, ठीक है। मीडियम, एक्टिव मीडियम तो इन दोनों का मिक्सचर है, लेकिन एक्टिव एटम्स अगर हम कहें तो एक्टिव एटम हमारा कौन सा है? नियॉन एटम। और हीलियम एटम उसको हेल्प करता है कहाँ? एक्साइटेड स्टेट में पहुंचने के लिए। यानी यहाँ 2 टाइप की पंपिंग होती है भाई, वो अभी हम पढ़ेंगे जब इसके मैकेनिज्म में भी पहुँचते हैं। अच्छा, डायग्राम समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछो अभी, फिर हम इसकी वर्किंग की तरफ बढ़ रहे हैं। नो सर। बहुत सिंपल सा डायग्राम है। एक क्वार्ट्ज ट्यूब लेनी है, डायग्राम अच्छे बना। देखो, लेजर में 2 चीज़ें सबसे मेन है, एक तो उसके डायग्राम अच्छे बनाओ, दूसरा एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है। एक तो स्कीमेटिक डायग्राम है जो हमारा फिगर का होना चाहिए जो बोर्ड पर बना हुआ है, दूसरा उसका एनर्जी लेवल डायग्राम होता है जिसमें वर्किंग होती है कि ट्रांजिशन कौन सी स्टेट से किस स्टेट में है, और जो पर्टिकुलर जो हम यूज़ कर रहे हैं, रेशियो यूज़ कर रहे हैं या कोई पंपिंग यूज़ कर रहे हैं, एक्टिव मीडियम कौन सा है, हम कौन सा और मटेरियल यूज़ कर रहे हैं कि क्या डोपिंग है, एक्टिव आयन कौन सा है, ये चीज़ें हमें सही लिखनी है। क्योंकि हम अधिकतर टीचर से लिखते हैं थ्योरी बहुत बड़ी लिख दो लेकिन गलत लिखो, कोई फ़ायदा नहीं है उसमें। कुछ बच्चे अगर केवल थ्योरी लिखते आते हैं, उसमें ना वो ये बताते हैं कौन सा मीडियम ले रहे हैं, क्या उसमें हमने मटेरियल लिया हुआ है, क्या वेवलेंथ है, तो उन्हें 10 में से ये मान के चलो 3 या 4 नंबर मिलता है। थ्योरी लिमिटेड है, डायग्राम सही है, कीवर्ड सारे लिखे हैं तो 10/8 तो मिल ही जाते हैं। और जिस बच्चे ने थ्योरी भी लिखी है और सब कुछ उसका सही है तो फिर उसको 10 नंबर भी थ्योरेटिकल पार्ट में मिलने आसान हो जाते हैं। तो हमने खुद दिए हुए बच्चों को, लेकिन हाँ, वैसे मार्क्स जैसे CBSE बोर्ड में रहते हैं वैसे लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई, ठीक, क्योंकि यहाँ पर कॉपी चेकिंग के तरीके अलग रहते हैं। तो इसलिए तुम लोग को प्रैक्टिस ज़्यादा रखनी है, तुम्हें राइटिंग स्किल्स पर बहुत ध्यान देना है। तो ये था हमारा हीलियम नियॉन लेजर का कंस्ट्रक्शन। अब हम जाएंगे इसके वर्किंग पे, दैट इज़ एनर्जी लेवल डायग्राम्स। तो उससे पहले मैं तुम्हें एक क्विज दे रहा हूँ, क्विज 1 और 2, तो तुम लोग उसे सबमिट करोगे। अपनी स्ट्रीम ओके लाइन सर। पे तुम लोग पहुँचो
और यहाँ से तुम अपना क्विज करना स्टार्ट करो। तो पहले मैं भेजूंगा तुम्हें क्विज 1। ठीक है, 2-2 मिनट का टाइम है, इन्हें फटाफट से तुम लोग करोगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है इसमें। कई लोग भैया खाली क्विज करते हैं, क्लास में अटेंटिव नहीं है। क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं सभी लोग को, गूगल मीट में एक ऑप्शन होता है, उसमें क्या है, उसमें पूरी अपने आप एक्सेल फाइल जनरेट करता है जो आपका सॉफ्टवेयर है। और सॉफ्टवेयर की बड़ी अच्छी खासियत ये है कि ये हर टाइम नोट करता है कि स्टूडेंट कितनी बार लॉग आउट हुआ और कितनी बार आया है और कितने टाइम तक वो क्लास में रहा है। हमें कुछ नहीं करना पड़ता, अपने आप जैसी मीटिंग स्टार्ट होती है वो ऑप्शन अपना काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो कई बच्चे ये सोचते होंगे कि हम लोग चले जाएं बस ऑन करके और हमें पता ना चले, और सब पता लग जाता है। एम ये है कुल मिला के तुम लोग को पढ़ाई करनी है। ठीक है, ये तुम लोग के लिए ही है चीज़ें। ओके, तो लेक्चर 4 का क्विज 1 तुम लोग के पास पहुंच चुका है। ठीक, अब क्विज 2 में भेज रहा हूँ, 2 मिनट का टाइम है, आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं है। चलो अभी क्विज 1 करो, क्विज 4 हम बाद में करेंगे इसे। क्विज 1 सबमिट करो सभी लोग। क्विज 2 क्योंकि क्वेश्चन उसका अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो क्विज 1 करके फिर हम करेंगे क्विज। हो गया सभी बच्चों, सभी का हो गया क्विज 1? यस सर। यस सर। ओके, चलो हम दोबारा से लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे अब। ओके, आई एम जस्ट स्टार्टिंग अगेन प्रेजेंटिंग। मेरी स्क्रीन हो गई, प्रेजेंट हो गई बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। अब हम आ रहे हैं वर्किंग ऑफ हीलियम नियॉन लेजर। देखो हीलियम नियॉन लेजर हमारा क्या है, एक 4 लेवल लेजर सिस्टम है। इसके डायग्राम को बहुत ध्यान से देखोगे तुम लोग। इस डायग्राम में हमें देखो 2 लेवल्स हमें दिखाई दिए हैं, एक हीलियम का लेजर है, दूसरा किसका है, नियॉन। दिखाई दे रहा है, मैंने हाईलाइट यस करा। सर। हीलियम और नियॉन दोनों की अपनी क्या है, एक्साइटेड स्टेट। अब जब हम क्या करते हैं, जब हमारे यहाँ देखो, जब पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन थे, ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ गए पॉजिटिव प्लेट की तरफ। ठीक, तो इन्हें रास्ते में क्या मिले होंगे, तुम्हारे एटम्स मिले होंगे हीलियम। किसके, ठीक, हीलियम प्लस नियॉन के। इस तरीके से बहुत सारे एटम्स मिले होंगे। ठीक हो गया। अब इन्होंने क्या करा होगा, इनके साथ कोलिजन करा होगा। क्या करा यहाँ पर इन्होंने, इनके साथ कोलिजन। और जब इन्होंने इनको कोलिजन करा तो अपनी एनर्जी क्या कर दी, ट्रांसफ़र कर दी। इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी क्या कर दी, इन्हें ट्रांसफ़र कर दी। और ये पंपिंग थी यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल पंप। अब जब इन्होंने क्या करा, इस हीलियम के एटम को हिट करा इलेक्ट्रॉन ने, और किसको भी हिट करा, आपका नियॉन के एटम को भी। तो ये दोनों ही कहाँ चले गए, अपनी एक्साइटेड स्टेट। कहाँ गए दोनों, अपनी एक्साइटेड स्टेट, जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखो दिख रहा है, ये हीलियम एटम कहाँ पहुँच गया, अपनी इस एक्साइटेड स्टेट 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और नियॉन एटम भी कहाँ पहुँचा, अपनी एक्साइटेड स्टेट में, दैट इज 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
ठीक है, समझ में आया? दोनों ही गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हीलियम एटम से भी इंटरेक्ट करेगा और नियॉन एटम से भी। जब इसने इंटरेक्ट करा तो इसने दोनों को क्या करा, हिट करा। हीलियम भी एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया और नियॉन एटम्स भी एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया। अब होता क्या है, जब सपोज मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये हमारे क्या हैं, हीलियम के एटम्स हैं, मैंने रेड कलर से दिखा दिए। और इसी तरीके से अगर मैं दिखा दूँ क्या है, ये हमारे नियॉन के एटम्स हैं। अब कुछ नियॉन के एटम्स ऐसे होते हैं जो जिन्हें इलेक्ट्रॉन हिट नहीं करते। ठीक है, अगर उन्हें इलेक्ट्रॉन हिट नहीं करेंगे तो कहाँ रहेंगे, हमारे ग्राउंड स्टेट में। ये चीज़ ध्यान रखना, किस में रहेंगे, ग्राउंड स्टेट में। तो जैसे ही अब ये ग्राउंड स्टेट में, अब हीलियम एटम को तो अपनी एनर्जी मिल गई। अब इस हीलियम एटम को जब अपनी एनर्जी मिली तो जिसने क्या करना शुरू करा, हिट करना शुरू करा, इस तरीके से हिट करा। ठीक, किसको, जो अनएक्साइटेड तुम्हारे कौन से थे, नियॉन के एटम। इसका मतलब नियॉन के एटम को दो तरीके से एनर्जी मिली। एक तो इलेक्ट्रॉन ने जिन्हें हिट करा अपनी एनर्जी दी और उन्हें अपनी फोर्थ स्टेट मेटास्टेबल स्टेट में पहुंचा दिया 20.66। दूसरे वो नियॉन एटम थे जो अनएक्साइटेड रहे, उन्हें एनर्जी किसने प्रोवाइड। तो इसका मतलब दो तरीके की पंपिंग यहाँ पॉसिबल होती है। पहली पंपिंग कौन सी थी, इलेक्ट्रिकल। ठीक, और दूसरी पंपिंग को बोलते हैं एटम एटम कोलिजन। क्योंकि अब क्या हुआ था, हीलियम के एटम ने किसको हिट करा, नियॉन के एटम को। ये जो मैंने बात बताई तुम लोग के समझ में आई? किसी के डाउट है तो मेरे से पूछो अभी। दो तरीके से नियॉन का एटम एक्साइटेड स्टेट में पहुंच सकता है। फर्स्ट, by getting energy from the collision with electron, and the second one, the excited helium atom will transfer the energy to unexcited neon atoms to raise to excited state। यहाँ तक समझ में आया सभी को? यस सर। अब होता क्या है, इस लेजर में जो एक्साइटेड स्टेट है यही मेटास्टेबल है, यानी E4 स्टेट है ना, इधर 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिखा है, ये फोर्थ स्टेट है। ये जो फोर्थ स्टेट है यही आपकी नियॉन की क्या होती है, मेटास्टेबल स्टेट। इसका मतलब अब पॉपुलेशन इन्वर्जन हमें इस स्टेट में मिलेगा। यहाँ बहुत सारे एटम्स कलेक्ट हो जाते हैं, बहुत सारे एटम्स क्या हो गए, कलेक्ट हो गए। अब इसके बाद फर्स्ट जो एटम रहेगा वो कहाँ आएगा, लोअर स्टेट में। ये रिलीज करता है एक फोटोन। लोअर स्टेट कौन सी है, 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये क्या है, एक्साइटेड स्टेट, यानी E4 यहाँ पर किसकी तरह वर्क कर रही है, मेटास्टेबल स्टेट की तरह। तो यहाँ पर हीलियम नियॉन लेजर की वेवलेंथ कितनी है, 6328 एंगस्ट्रॉम हमें याद रखना है। और रूबी लेजर की कितनी थी, 6943 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, जिसे याद है बहुत बढ़िया, जिन्हें नहीं है वो याद रखना। कुछ क्या करते हैं, ये वेवलेंथ लिख देते हैं हीलियम नियॉन लेजर में, गड़बड़ हो जाएगी। ये किसकी है, ये रूबी लेजर की है, दिस वन। और 6328 किसकी है, हीलियम नियॉन लेजर की। तो अब क्या होता है, ये जो पहला एटम आया नियॉन का, इसने क्या करा, 6328 का फोटोन रिलीज करा। अब ये फोटोन क्या करेगा, यहाँ पर जो एटम है तुम्हारा, इसको क्या करेगा, नीचे आने के लिए स्टिमुलेट, हमें दूसरा फोटोन मिला। और ये पहला वाला तो अपने पास में चल रहा था। इसके बाद ये दोनों क्या करते हैं, फिर दो फोटोन को क्या करते हैं, एटम्स को ग्राउंड स्टेट में आने के लिए स्टिमुलेट करते हैं इस तरीके से। अब हमें कितने फोटॉन्स मिल जाएंगे, अब हमारे पास 4 फोटॉन्स हो गए। अब ये 4 क्या करेंगे, अगले 4 को करेंगे, फिर 8 हो जाएंगे, तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। अब ये पहुंचते हैं 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे। इसके बाद यहाँ से स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन स्टार्ट होता है और ये कहाँ आ जाता है तुम्हारा, इस स्टेट ई पे, जो स्टेट हमारी 2, ये 1 2 3 और 4। तो स्टेट 2 में जब ये आता है, ये ट्रांजिशन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन। ये ट्रांजिशन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन। तो ये साइड वॉल से बाहर निकलता है। कैसे, ये देखो यहाँ पर जो ये डायग्राम है हमारा, यहाँ पर हुआ कुछ स्पॉन्टेनियस एमिशन इस तरीके से। ठीक है,
ये इधर से बाहर निकल गया, कोई इधर को बाहर निकल गया, किसी भी रैंडम डायरेक्शन में निकल जाते हैं। तो इन्हें रोकने के लिए क्या होता है, इसमें एक अलग से कोटिंग लगाई जाती है। ठीक है, हीलियम नियॉन लेजर में अलग से क्या करते हैं, कोटिंग लगाते हैं जो इन फोटॉन्स को रोक लेता है और क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब। इसलिए ये फोटोन हमारे बाहर नहीं निकल पाते। तो इसका मतलब क्या रहा, यहाँ पर जो ये फोटोन रिलीज हुआ हमारा, ये स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन के थ्रू निकला और ये रैंडम डायरेक्शन में मूव करता है, लेकिन इसे ब्लॉक कर देता है। फिर ये जो टू स्टेट है, टू स्टेट से जब ये ग्राउंड स्टेट 1 में पहुँचता है तो यहाँ लिखा हुआ रेडिएशन लेस ट्रांजिशन। तो रेडिएशन लेस ट्रांजिशन क्या होता है, मैंने कल भी बताया था। कौन बताएगा मुझे, जर्क फकर है क्या इधर क्लास में? जर्क जर्क फकर है क्लास में? अच्छा, हाँ बेटी बताओ कि क्या है इसका, ये रेडिएशन लेस ट्रांजिशन का क्या मीनिंग है जर्क? सर एक्चुअली मैं कल एब्सेंट थी क्लास में। अच्छा, कैसे? हाँ मैं देख रहा था असाइनमेंट मिसिंग में था तुम्हारे कुछ। यस सर। रेगुलर रेगुलर रहो बेटे क्लास में। कई लोग भाई बहुत इरेगुलर हैं, ठीक है, वो 2 असाइनमेंट सबमिट करते हैं, 2 नहीं कर रहे हैं ना, और मतलब क्विज जो है उसके बाद उनकी अटेंडेंस भी मैं देख रहा हूँ वो कई बार लॉगिन करता है, लॉग आउट हो रहा है। चलो ये तो कनेक्शन की वजह से हो सकता है, कुछ केवल क्लास में ऑन करके चले जाते हैं। तो पढ़ना है, ये सब चीज़ें पता लगती रहती हैं हमें। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, सॉफ्टवेयर से सब चीज़ें पता लगती हैं। तो इससे तुम्हें क्या है, तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि तुम लोग पढ़ नहीं पाओगे अच्छे से, और जब पढ़ोगे नहीं तो मार्क्स नहीं आएंगे। वो हमें दिखाई देता है जब क्विज सबमिट होता है, तो कई के क्विज में मार्क्स नहीं है या उनके मिसिंग है, तो मार्क्स उनके चले जाते हैं। ठीक है, हर क्विज का अपना एक मार्क्स होता है, इसलिए हर क्विज को अटैम्प्ट करना है तुम लोगों ने। कई लोग बड़ी लापरवाही में क्विज निकाल रहे हैं, तो मैं ये बताऊँ कि क्विज के अपने मार्क्स हैं, हर क्विज का मार्क्स होता है। ठीक, तो क्विज तुम्हारा मिस हो गया या टाइमली सबमिट नहीं है तो उसके मार्क्स 0 हो जाते हैं। तो ये समझ में आया रेडिएशन लेस ट्रांजिशन क्या था बेटे? कौन बताएगा मुझे, एनीवन? सब मटेरियल एब्जॉर्ब कर लेता है रेडिएशन को। हाँ, जिस रेडिएशन को मटेरियल अपने अंदर ही एब्जॉर्ब कर लेता है उसे क्या बोलते हैं, रेडिएशन लेस ट्रांजिशन। ये तुम्हें समझ में आया? सर जो ये ये पूरा, कोलिजन लिखा हुआ है, हाँ बेटे, एरो से कोलिजन लिखा हुआ है, ये हीलियम और नियोन के बीच में दिखा रहा है कोलिजन। हाँ ये हीलियम और नियॉन यहाँ दिखा रहा नहीं। ये किसकी स्टेट है, एक्साइटेड? हीलियम। हीलियम की। और कहाँ पहुँचा दिया इसने, हीलियम ने नियॉन के एटम को हिट करा, कहाँ पहुँचा दिया, जो नियॉन के अनएक्साइटेड एटम थे उन्हें एक्साइटेड स्टेट में पहुँचा दिया इसने। ठीक है, मैंने बताया था ना पंपिंग, कौन सी पंपिंग बोली थी मैंने, एटम एटम कोलिजन। कोलिजन, कोलिजन। ये उस पंपिंग का। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं, इलेक्ट्रॉन का रोल था हीलियम और नियॉन को एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाने के लिए। लेकिन और ये जो सर कोलिजन हुआ, जो, हाँ बताओ। जो एक्साइटेड एटम रहता है नियोन के, वे भी हीट करते हैं। नियॉन के तो ऑलरेडी एक्साइटेड हो ही गए, वो तो अपनी मेटास्टेबल स्टेट में पहुंच गए ना। हीलियम के एटम एक्सपो करेंगे हाँ, कोलिजन। जो हीलियम के एटम्स है वो इन्हें एनर्जी देके अपनी ग्राउंड स्टेट में आते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन इन्हें हिट करते हैं। ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलते रहती है विद इन द मटेरियल। ठीक है, ये भी ग्राउंड स्टेट में आके फिर अनएक्साइटेड होंगे, तो इलेक्ट्रिकल पंपिंग के थ्रू फिर हम इन्हें एक्साइटेड स्टेट में पहुँचाएंगे। तो ये प्रोसेस जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं ये स्टार्ट हो जाती है अपने आप। तो ये था हमारा 4 लेवल लेजर सिस्टम, और इसमें हम देख रहे हैं कि जो ट्रांजिशन है हीलियम नियॉन लेजर के केस में 4th लेवल से कहाँ हो रहा है, 3rd पे। यानी लेजर लेवल कौन सा है आपके, जो ये 4th है वो अपर लेजिंग लेवल है, और 3 क्या, लोअर लेजिंग लेवल। ठीक है, ये पूरी इसकी थ्योरी लिखी हुई है कि यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट गिव द इलेक्ट्रिकल पंपिंग, देन द इलेक्ट्रॉन विल हिट द एटम्स ऑफ neon and helium, they will raise to their excited state, then again there are some unexcited neon atoms, they will be hit by helium atoms and they will raise to their excited state। ठीक है, तो यही थ्योरी में लिखा हुआ है जो जो मैंने तुम्हें बताया, और कुछ इसमें नया नहीं है। और ये भी याद रखना है जो हमारे पास लिखे हुए हैं 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हीलियम का एक्साइटेड लेवल है, और 20.66 से क्या है, नियॉन की मेटास्टेबल स्टेट। दोनों में गैप है, देखो दिख रहा होगा ना, 20.61 नीचे और 20.66 से थोड़ा ऊपर। ठीक हो गया? इसके बाद भी थियोरेटिकल टर्म में इसने सारी चीज़ें यहाँ एक्सप्लेन करी हुई हैं। ये थ्योरी तुम्हें पढ़नी है, मेन चीज़ है ये डायग्राम किस तरीके से वर्क कर रहा है, ये चीज़ समझना।
और एक चीज़ का ध्यान रखना है बच्चों, तुम लोगों ने जो बहुत बेसिक गलती 1000 बार बताओ तभी बच्चे करते हैं, कुछ ना कुछ वो होते ही हैं क्लास में। वो 6328 यहाँ दिखाया हमने, वो क्या करते हैं इधर दिखा देते हैं, ठीक। और यहाँ से लेजर बीम निकलती हुई दिखाते हैं, वो दिखा देते हैं E3 से E2 में ट्रांजिशन, और वो सोचते हैं उन्होंने बिल्कुल सही करा, ये बिल्कुल गलत है भाई। ये करते ही लेजर का तुम्हारा जो तुम डायग्राम बनाए ये गलत हो गया। कुछ इनसे भी महान होते हैं, ठीक है, ये तो महान थे, कुछ इनसे ज़्यादा महान होते हैं जो क्या करते हैं वो यहाँ से लेजर ट्रांजिशन दिखा देते हैं। ये लेजर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये हमें नहीं दिखानी भाई, ठीक है। यहाँ से लेजर ट्रांजिशन नहीं दिखाना, यही है लेजर ट्रांजिशन E4 से जब कहाँ आ रहा है E3 में। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये तुम्हें याद रखना है। ये वही लोग याद रख पाते हैं जो क्लास में हैं, क्योंकि हम उन्हें बताते हैं। जो नहीं है वो ध्यान से पढ़ते नहीं, उन्हें लगता है कि 4 लेवल का डायग्राम उन्होंने पढ़ लिया, वो करके आ जाएंगे एग्जाम में आके, वो यहाँ से ट्रांजिशन या इधर से इन जो ये रेडिएशंस हैं इनके नाम भी गलत लिख के आते हैं, ये जो एनर्जी लेवल्स लिखे हैं इनके नाम भी गलत लिख के आते हैं। और चलो ये थोड़ी बहुत इनकी वैल्यूज़ गलत हो गई फिर भी चल जाए, लेकिन वो क्या करते हैं ये वैल्यू 6328 ये भी गलत लिख के आ जाता है, तो इसका मतलब यहाँ भी नंबर कटेंगे। तो दो चीज़ें याद रखनी है, पहला तो जो हमारा बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है वो याद रहना हमें, और दूसरा ऐसा है इनका स्ट्रक्चर। अब देखो इसके बाद हमारे पास 4 लेवल लेजर, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हीलियम नियॉन लेजर। पहला 4 लेवल लेजर है, एक्टिव मीडियम गैसियस मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड नियॉन गैस। पंपिंग मेथड कौन सी थी? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड, ठीक। जो बेसिक है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ही है, एटम एटम कोलिजन भी होता है। रेजोनेंट कैविटी, प्लेन पैरेलल प्लेट्स, हमने मिरर्स लगाए हैं। और आउटपुट जो इसका सबसे अच्छी बात है, जो आउटपुट है वो क्या है? कंटिन्यूस लेजर, ठीक है। हीलियम नियॉन लेजर यहाँ लैब पे है हमारे, जब तुम लोग के क्लासेस ऑफलाइन में जब तुम लोग आओगे तब हम तुम्हें दिखाएंगे हीलियम नियॉन लेजर के एक्सपेरिमेंट। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हम लोग के पास हैं, तो हम लैब में उन्हें करेंगे। Applications of helium neon laser, it is used in laboratory experiment to produce interference and diffraction pattern। हम लोग सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन इसके हेल्प से करते हैं। इट इज़ यूज इन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन विदाउट फाइबर फॉर मॉडरेट डिस्टेंस, ठीक है। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में यूज होता है विदाउट फाइबर, ये विदाउट फाइबर यूज होता है फॉर मॉडरेट डिस्टेंस, ठीक है। अगर कम डिस्टेंस पर कम्युनिकेशन है देन वी कैन यूज़ दी हीलियम नियॉन लेजर्स। अभी हम बड़े लेवल की इनकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। अब देखो भाई, जो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, अब देखो एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रूबी लेजर, एक्सप्लेन इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। दूसरा कह देगा व्हाट डू यू मीन बाय हीलियम नियॉन लेजर, एक्सप्लेन इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। इनके साथ अटैच होकर क्वेश्चन आता है कि हाउ हीलियम नियॉन लेजर इज सुपीरियर टू रूबी लेजर। हीलियम नियॉन लेजर क्या है? सुपीरियर है इससे, रूबी लेजर से, यानी काफ़ी बेटर है रूबी लेजर से। क्या क्या रीजन है, क्या क्या इसके रीजन है कि ये सुपीरियर हमसे बोलते हैं। पहला मैंने तुम्हें बताया, रूबी लेजर पल्स फॉर्म में लेजर बीम देता है, जबकि हीलियम नियॉन लेजर क्या देता है? कंटिन्यूस लेजर बीम। पहला ड्रॉबैक ये है। दूसरा, इट इज़ अ 3 लेवल लेजर सिस्टम। ये क्या? 4 लेवल लेजर सिस्टम। 3 लेवल है तो इसमें हमें एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है, और हमें पता है 4 लेवल लेजर सिस्टम हमेशा सुपीरियर होता है किससे? 3 लेवल लेजर सिस्टम से। ऑप्टिकल पंपिंग मेथड इज़ यूज्ड फॉर पंपिंग, ठीक, ये तो बेसिक डिफरेंस है, ये सुपीरियरिटी नहीं है, दिस इज द डिफरेंस। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मेथड इज़ यूज्ड फॉर पंपिंग। इसमें एक्टिव मीडियम जो है वो क्या है? सॉलिड स्टेट है रूबी लेजर में। इसमें कौन सी स्टेट में? गैसियस स्टेट। कूलिंग अरेंजमेंट इज़ रिक्वायर्ड, ये ड्रॉबैक है रूबी लेजर का। कूलिंग अरेंजमेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन हीलियम नियॉन लेजर। दिस इज द यू नो वी कैन से फ़ायदा है किसका? हीलियम नियॉन लेजर का, कि हमें कूलिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं है। It emits the wavelength of 6943 angstrom and it emits the radiation of 6328। ठीक हो गया? ठीक हो गया बेटे? यस सर। यस सर। चलो, डिफरेंस लोग पढ़ लोगे, इतना हम लोग डिटेल में जब पढ़ते हैं तो डिफरेंस बहुत आसानी से हो जाता है। अब देखो भाई, एप्लीकेशन बहुत सारी हैं लेजर्स, ठीक है। लेजर्स की अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो कोई फील्ड नहीं बचता। सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल यूज़ हम कहें, ड्रिलिंग, कटिंग, वेल्डिंग, इन सब में भैया लेजर का यूज़ होता है।
कई जगह ड्रिलिंग इतनी फाइन होती है, 0.1 mm में मुझे ड्रिलिंग करनी है किस पे, किसी मेटल शीट पे, या मुझे बहुत बड़ी मोटी हमारी क्या है शीट्स है मेटल की, जैसे इसमें लिखा हुआ है स्पेस क्राफ्ट या फाइटर प्लेन्स में यूज़ होती हैं, उनको मुझे कट करना है। और वो थिक शीट इतनी थिक होती है, कई बार वो 1 मीटर से भी थिक है, तो उन्हें कैसे कट किया जाए। वेल्डिंग, ठीक है, कई बार हमें बहुत माइक्रो लेवल पर वेल्डिंग करनी है, या कुछ वेल्डिंग्स ऐसी हैं जहाँ पर बहुत हाई टेम्परेचर हमें रिक्वायर्ड होता है, तो बहुत साफ़ सुथरी वेल्डिंग करनी है, या हमें कहीं पर ड्रिलिंग करनी है, बहुत स्मॉल हमारी एरिया में ड्रिलिंग करनी है, बहुत स्मॉल होल्स बनाने हैं, इवन लाइक द ह्यूमन हेयर्स, तो इन दिस केस वी यूज़ द लेजर्स। तो आजकल जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं, मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर लेजर्स सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, भले ही वो ड्रिलिंग हो, कटिंग हो या वेल्डिंग हो, जहाँ पर भी बहुत फाइन वर्क्स होते हैं और बहुत कम टाइम में हमें वर्क करना है, तो लेजर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें याद रखना है ड्रिलिंग, कटिंग और वेल्डिंग, एक एक स्टेटमेंट इसमें दिए हुए हैं, बहुत आसान है। सबसे आसान पार्ट मुझे फिजिक्स में जो लगता है कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि एप्लीकेशन लिखो किसी भी हमारी किसी डिवाइस की या किसी भी फिजिक्स के फिनोमिना की, तो सबसे आसान चीज़ होती है। तो यहाँ पर भी हम एप्लीकेशन देख सकते हैं इंडस्ट्री में कहाँ है, ड्रिलिंग, कटिंग और वेल्डिंग। अगर हम ट्रेडिशनल मशीन से काम करेंगे कटिंग का या ड्रिलिंग का, उसमें बहुत टाइम लगेगा भाई, उसमें कई बार 2 3 4 दिन लगता है। लेजर उसी काम को कुछ मिनटों या कुछ आवर्स में कंप्लीट करता है। अब मेडिकल फील्ड में होता है भाई, कई बार तुम लोगों ने अखबार में ऐड पढ़ा होगा, लेजिक टेक्नोलॉजी के थ्रू हम आइस को ठीक Yes, sir. करते हैं, पढ़ा है? यस सर। यस सर, यस Yes, सर। sir. बड़े बड़े दैनिक जागरण या अमर उजाला में फ्रंट पेज में आता है ना, हॉस्पिटल्स होते हैं, लिखते हैं भैया लेजिक ट्रीटमेंट की यहाँ पर बड़ी अच्छी फैसिलिटी है। तो लेजिक ट्रीटमेंट एक्चुअल में है क्या? इट्स अ सर्जरी विद द हेल्प ऑफ लेजर, ठीक है, लेजिक उसका ही ट्रीटमेंट है। तो जो लेजिक टेक्नोलॉजी तुम्हें दिखाई देती है इज द आई सर्जरी दैट परमानेंटली चेंजेस द शेप ऑफ कॉर्निया, इज डन टू इम्प्रूव द विजन एंड रिड्यूस द पर्सनस नीड फॉर ग्लास और कॉन्टैक्ट लेंस। कई लोग क्या कराते हैं, लेजर ऑपरेशन कराते हैं ना आइज का, ताकि उन्हें ग्लासेस ना पहनना पड़े। तो वो किसके थ्रू होता है, वो लेजर के थ्रू होता है, क्योंकि बहुत फाइन कटिंग करनी पड़ती है। कॉर्निया का कई बार रेडियस बढ़ गया या घट गया, तो उस केस में हमें, क्योंकि आइज का ऑपरेशन टफ काम होता है, तो जो लेजर्स हैं इनकी हेल्प से वो काम बहुत ही आसान हो जाता है। द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, अनवांटेड हेयर रिमूवल, टैटू रिमूवल, स्कैर। कई बार स्किन ऐसी होती है कि उसमें बहुत सारा कुछ ऐसी हमारे हेयर ज़्यादा है किसी की स्किन में, है ना, अनवांटेड, या टैटू बना दिया। कई लोग टैटू बनाते हैं, फिर भैया उन्हें कैसे हटाया जाए। तो टैटू बनवाना तो ज़्यादा कम खर्चीला होता है, लेकिन जब उसको हटवाना चाहते हैं ना, तो टैटू ये वो ज़्यादा बड़ा कॉस्टली मुश्किल है। हो जाता है, बहुत एक्सपेंसिव। और टैटू नहीं बनाना चाहिए किसी भी यंग एज के बच्चे को, क्योंकि अगर उसे आर्मी या डिफेंस में जाना कहीं पर, तो वो मेडिकली वो हो जाता है तुम्हारा, ठीक है, अनफिट। और दूसरा, कहीं पर टैटू अगर बनवाना भी है तो ऐसी जगह से बनाना चाहिए जहाँ बहुत साफ़ सुथरा हो, बिकॉज इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत रहता है। तो बहुत सारे लोग बनाते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, वो टैटू बनाया और टैटू ख़राब हो गया, या वहाँ पर इन्फेक्शन की वजह से कुछ और मतलब हार्मफुल चीज़ें हो जाती हैं। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। इन ट्रीटमेंट ऑफ डेंटिस्ट्री, ठीक है, डेंटिस्ट्री में भी यूज़ करते हैं। जब हमारे दांत हैं उनको हमने फिलिंग करनी है, या दांत को रीशेप द गम्स, रिमूव द बैक्टीरिया, है ना, कैनल प्रोसीजर, इन सब में ही हमारा लेजर्स यूज होता है। कुछ और एप्लीकेशंस हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। सबको पता है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए सबसे इफ़ेक्टिव सर्जरी कौन सी होती है, लेजर सर्जरी होती है, ठीक है। तो किडनी के स्टोन्स हैं, उन्हें निकालना है, तब भी हमारा क्या है, लेजर ही सबसे एफिशिएंट मेथड है। ट्यूमर है, कुछ कुछ भी हमारे पास बॉडी के अंदर बहुत अगर फाइन वर्क करना है, जहाँ पर ऑपरेशन बहुत ही हमें कहें कि प्रिसाइजली होना चाहिए, इन दैट केस द लेजर ट्रीटमेंट इज़ द परफेक्ट वन, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास लेजर की बहुत सारी एप्लीकेशन है। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, आज की डेट में तुम लोग कहते हो ना फाइबर कम्युनिकेशन, सब हम लोग ऑनलाइन में पढ़ाई कर रहे हैं, 4G नेटवर्क हम लोग के पास हैं, बहुत हाई स्पीड नेट्स हैं। तो ये सारा किससे होता है, फाइबर कम्युनिकेशन। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, चैप्टर है, वो हम स्टार्ट करेंगे कल से, तो उसका जो हमारा क्या है एप्लीकेशन है, बड़ी ज़बरदस्त है। वो क्या है तुम्हारी
ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, वो हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एटमॉस्फेरिक स्टडीज, एटमॉस्फेयर में क्या चेंज हो रहे हैं, प्रेजेंट कंडीशन क्या है, कल के दिन क्या कंडीशन रहेगी, और क्या क्या चेंजेस एटमॉस्फेयर में आ रहे हैं, क्या क्या पॉल्यूशन है, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी हम लेजर सेंसर्स के थ्रू करते हैं। और इसको बोलते हैं लेजर रिमोट सेंसिंग। इज फ्रिक्वेंटली यूज टू प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ ओजोन एटमॉस्फेयर। इट इज ऑल्सो यूज फॉर फाइंड आउट द पॉल्यूटेंट गैसेज, टेम्परेचर, वाटर वेपराइजेशन, कंसंट्रेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो लेजर की एप्लीकेशन कभी ख़त्म नहीं होती भाई, देखो कितनी सारी एप्लीकेशन है। ये तो कुछ लिमिटेड हमने दी हैं। अगर खाली एप्लीकेशन देखें तो सेकेंड ईयर ऑनवर्ड देखो होलोग्राफी जो 3D इमेजिंग है, आजकल बाजार में जाते हो सीधे, वो ऐसा थोड़ा कि वो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में हम जाते हैं कुछ कर रहे हैं, उनके पास क्या होता है कि स्कैनर होता है, सीधे बार कोड पे स्कैन करते हैं और उनकी सारी डिटेल, प्राइस सब पता लग जाता है ना। यस सर। हाँ, बार कोड, बुक्स में बार बारकोड कोड रीडर। आते हैं, तुम्हारी कॉपीज में बार कोड्स आते हैं, कोई एग्जाम दे रहे हो वहाँ पर OMR शीट्स के ऊपर बार कोड्स हैं। ये सारे के सारे बार कोड्स किसका पार्ट है? होलोग्राफी, 3D इमेजिंग। ठीक है, 3D मूवीज तुम लोग देखते हो, सब का सब जो कॉन्सेप्ट है ये होलोग्राफी से आता है। और होलोग्राफी के पीछे क्या है? लेजर्स। ठीक है, तो लेजर ऐसा एक हमारा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसी डिवाइस है, ऐसी एप्लीकेशन है जो हर जगह है। अभी तो हमने इसमें बहुत कम, और सेकेंड ईयर में जो हमारी फिजिक्स चलती है वहाँ पर एक पूरी यूनिटी अलग से है जिसमें हम एप्लीकेशन ऑफ लेजर्स पढ़ते हैं। और चाहे तो पूरी बुक्स हैं एप्लीकेशन ऑफ लेजर्स के ऊपर, क्योंकि कोई फील्ड ऐसा नहीं बचता जहाँ लेजर्स की एप्लीकेशन ना हो। यहाँ तो हमने बहुत लिमिटेड करी हैं, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में जितना रिक्वायर्ड हम उतना करेंगे। इसके बाद देखो बेटे, ये हमारा चैप्टर हम यहीं पर से ख़त्म करते हैं, लेजर की एप्लीकेशन। हाँ बेटे, सर बट जितना एप्लीकेशन से हेल्पफुल नजर होता है उतना हार्मफुल भी तो होता है सर ये आवाज़ सर। आवाज़ साफ नहीं आ रही बेटे, माइक्रोफोन नज़दीक से पकड़ो और साफ आवाज़ नहीं आ रही, दोबारा पूछो। सर जितना लेजर्स का एप्लीकेशंस होता है या जितना हेल्पफुल होते हैं लेजर्स उतने हार्मफुल भी तो होते हैं सर। बेटा हार्मफुल तो हर चीज़ है ना, अगर सही से यूज़ नहीं करोगे। दिन रात मोबाइल देखोगे क्या होगा? खराब। 24 घंटे में तो मोबाइल देखते रहो, क्या होगा? खाना खाओ, खाना तो बॉडी को क्या देता है? एनर्जी देता है ना। एनर्जी यस चार सर। नरिशमेंट। रोटी की जगह 10 यस रोटी सर। खा लो, क्या होगा? और खाना ज्यादा। खाना गंदा खा लो, है ना। अभी मैं पढ़ रहा था, न्यूज़ पढ़ रहा था, उसमें चाइना की न्यूज़ है कि एक परिवार ने 1 साल पुराना फ्रिज में रखा हुआ नूडल खाए, 9 के 9 की डेथ हो गई। यस सर। तो हार्मफुल चीज़ें तो हार्मफुल भी हैं और बेनिफिशियरी भी हैं। उसका मीनिंग ये है कि हम यूज़ कैसे कर रहे हैं। न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर पावर जनरेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन न्यूक्लियर पावर से न्यूक्लियर बॉम्ब भी क्रिएट होता है, न्यूक्लियर वेपन्स। क्या कर सकते हैं हमें भैया, जब आगे बढ़ना है, जनरेशन है, उसके लिए काम करना पड़ेगा। आज की डेट में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, सबके सब फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स फूड यूज़ कर रहे हैं। शॉर्ट टाइम में तो कोई इफेक्ट नहीं देता। आज की डेट में इतनी कैंसर और इतनी बीमारियाँ क्यों बढ़ी? हम वो बीमारी की चीज़ तो खा रहे हैं। 1 या 2 दिन में वो चीज़ें इफेक्ट नहीं डालती, वो क्या करती हैं, वो लॉन्ग टाइम तक हमारी बॉडी में इकट्ठा होता चला जाता है, और एक टाइम के बाद जब वो हमारी एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा होता है तो हमारे लिए हार्मफुल होता है। ठीक है, तो चीज़ें बेनिफिशियल भी हैं, हार्मफुल भी हैं। तो लेज़र की एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं। मेन ड्रॉबैक्स लेज़र के साथ ये है कि इनकी हैंडलिंग केयरफुली करनी होती है। ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं कि किसी के हाथ में भी लेज़र दे के उसे वो कर दिया, इसलिए एक्सपर्ट्स होते हैं हमेशा, है ना। जैसे रेडियोलॉजिस्ट हैं या जो एक्सरे वगैरह बनाते हैं, ऐसा थोड़ा किसी को भी बुलाया, आजा भाई तो एक्सरे कर ले, है ना, या आके लेज़र का ट्रीटमेंट कर दे, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं नो होता। सर। एक्सपर्ट्स होते हैं, इसीलिए एक्सपर्ट्स बनाए जाते हैं ताकि उन्हें वो उस चीज़ को प्रॉपरली काम कर सकें, उन्हें सब चीज़। तभी तो इंजीनियर्स आए। इंजीनियर्स क्यों आए? इंजीनियर्स क्या है, ये मान के चला जाता है कि आफ्टर इंजीनियरिंग दे विल बी एक्सपर्ट ऑफ सम पर्टिकुलर फील्ड, और उस फील्ड में जाके वर्क करेंगे। ये तो काम तो होते ही हैं। तो नॉर्मल कोई बिना सीखा हुआ आदमी करेगा वो काम खराब करेगा, जो एक्सपर्ट होगा वो हमेशा अच्छा करेगा। ठीक है, समझ में आया? यस सर। सर बट लेजर ये तो ऐसे तुम पढ़ते ही हो ना लेजर कि गामा रे से एमिट करते हैं क्या सर? गामा रेज नहीं बेटे, इनके अलग अलग स्पेक्ट्रम्स हैं, गामा रेज नहीं इनसे करते हैं। गामा रेज बहुत हाई एनर्जेटिक रेडिएशन है, वो तो तुम्हारा जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है तब वो रिलीज होता है। ठीक है,
बाकी नॉर्मली लेजर जो ऑपरेट करते हैं वो विजिबल रीजन में ज़्यादा करते हैं, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रीजन भी है उनमें, लेकिन मेनली वो ज़्यादा वर्क करते हैं विजिबल रीजन में ही लेजर्स की वर्किंग रहती है। बट लेकिन वो लाइट इतनी ज़्यादा कंसंट्रेट होती है एक पॉइंट पे कि उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है ना। अब पानी है, यस पानी का जेट अगर मैं क्या करूँ, बहुत बड़े एरिया में निकाल के चलूँ तो वो कम इफ़ेक्टिव रहेगा, लेकिन उसी को बहुत नैरो पाथ से हम गुजार दें बहुत सारा पानी को, तो उतनी ही दूर तक वो पहुँचेगा, उतना ही ज़्यादा उसमें हमें फोर्स फील होगा। तो हेलो सर। बहुत, हाँ बेटे। सर वो इसमें हीलियम नियॉन लेजर सिस्टम है, उसको स्पॉटेनियस ट्रांजिशन को रोकने के लिए जिस चीज की कोडिंग की जाती है इस पे, तो हाँ, क्या होता है सर? क्या किस चीज की कोई कोडिंग की मटेरियल हो जाती सकता है जो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, है ना। कि मैंने जैसे है? क्या अच्छा है, जैसे तुम्हारे यहाँ विंडो है, विंडो से बहुत रोशनी आ रही है, दिन में बहुत धूप आ रही है, हम क्या करते हैं, ग्लास, एक तो हम ये कर सकते हैं कि कवर, ग्लास यूज कर लें, है ना, कवर। ब्लैक कलर का बिल्कुल, जिससे लाइट अंदर ही ना आए। दूसरा हम पर्दे यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई मटेरियल जो अच्छा रेडिएशन को हाँ, बाहर जाने से रोक दें। मैं ठीक सोचा है, सर कोई पर्टिकुलर मटेरियल होगा। पर्टिकुलर मटेरियल्स होते हैं, ये तो मैंने तुम्हें एग्जांपल बताया जनरल, ऐसा वहाँ नहीं अच्छा करोगे ना, अच्छा। वहाँ तो तुम्हें बहुत ओके ध्यान से चीज़ें, इस यही तो इंजीनियरिंग होती है। ओके ये जो सर। तुम्हें एक एक कंपोनेंट होता है ना, इनके ऊपर एक एक साइंटिस्ट पूरी ज़िंदगी वर्क करता है, तब जाके एक एक कंपोनेंट होता है। अब तुम लिथियम आयन बैटरी यूज़ होती है तुम्हारे मोबाइल पे, उस लिथियम आयन बैटरी में कैथोड होता है, एनोड होता है, केमिकल जो उसके अंदर फील होता है। इन कैथोड के जो साइंटिस्ट वर्क करते हैं वो बहुत अलग कम्युनिटी होती है, एनोड के साइंटिस्ट बिल्कुल अलग होते हैं, वो पूरी लाइफ इन्हीं में वर्क करते रहते हैं। तो ये किसी एक टेक्नोलॉजी या कोई एक डिवाइस बनने में बहुत सारे लोगों का होता है, और हर पार्ट का और हर एक जो हमारे उसके पीछे कॉन्सेप्ट लग रहा है उसके एक्सपर्ट्स उस पर वर्क करते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे मेरा फील्ड है नैनो टेक्नोलॉजी का, तो वो इवन बियॉन्ड न्यूटोनियन फिजिक्स है, वो नैनो स्केल पर वर्क होता है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रिसाइज और बहुत ज़बरदस्त लेवल की हमें अप्रोच रिक्वायर्ड होती है। उधर क्या है, उधर डायमेंशंस इतनी लो हैं, जो एपरेटस यूज़ होते हैं वो भी बहुत हम ये कह सकते हैं उनकी एफिशिएंसी बहुत हाई होनी चाहिए, तो उसी हिसाब से वो एक्सपेंसिव भी हैं, क्योंकि वहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे हैं जो बहुत महंगे होते हैं, करोड़ों में आते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम खाली हमें माइक्रोमीटर रेंज में वर्क करना है, हमें माइक्रोस्कोप से काम चल जाता है, जो कुछ हज़ारों से कुछ लाख तक आ सकता है। तो डिपेंड करता है हम किस तरीके के डिवाइस बना रहे हैं और कितनी एफिशिएंसी तक उसे हम क्रिएट कर रहे हैं। एक लेजर तो वो भी मिलता है ना हमें, जो मेलों में मिलता है या बुक स्टॉल में जाओगे 30 रुपये से लेकर 100 रुपये में अच्छे अच्छे लेजर्स मिलते हैं, सर। वो बच्चों के खेलने के लिए होता है। तो वो भी लेजर है, वो दैट इज सेमी कंडक्टर लेजर, ठीक है। वो ज़्यादा पावरफुल नहीं होते, लेकिन अगर मैं बात करूँ गैस लेजर की या सॉलिड स्टेट लेजर, ये बहुत पावरफुल लेजर्स होते हैं, ठीक। लेकिन इन्हें कंट्रोल भी किया जाता है, इनके जो आउटपुट हैं उसे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। चलो, सर यहाँ तक का काम है, फिर हम, हाँ बोलो। सर जो आप कल बता रहे थे कि जैसे आजकल वो लेजर्स आ रहे हैं कि जो चांद तक भी ट्रैवल करते हैं, वो किस टाइप के लेजर्स होते हैं सर? गैस के मतलब किस टाइप के? बेटा कोई वो लेजर हो सकता है, गैसेस भी हो सकता है, वो लिक्विड लेजर्स भी हो सकते हैं, है ना। बहुत टाइप के लेजर्स पॉसिबल है। अब ये तो मैंने इतना पर्टिकुलर पढ़ा नहीं है कौन सा लेजर है, तो ये तुम लोग नेट पे जाके सर्च कर सकते हो इतने पावरफुल लेजर कौन से हैं। नॉर्मली गैस लेजर सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है, ठीक है। ओके तो सर। बहुत टाइप के लेजर होता है हमारा गैस लेजर में भी, दुनिया भर के लेजर्स हैं, डाई लेजर्स हैं, लिक्विड लेजर्स हैं, सॉलिड स्टेट लेजर्स हैं, सेमी कंडक्टर लेजर्स हैं। लेजर अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, अपने आप में एक बुक है। तो तुम देख सकते हो उसमें एप्लीकेशन ऑफ लेजर, एंड ये डाल सकते हो द मोस्ट पावरफुल लेजर इन वर्ल्ड। तो इस तरह जब डालोगे तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी नेट पर, और तुम्हें वहाँ से बहुत सारे आंसर मिलेंगे। तो मुझे भी बताना कि वो कौन सा लेजर है कल देख के, ठीक है। ओके चलो, अब हम आ रहे हैं, ओके यहाँ सर। तक का काम है, एक बार हम फिर रिवाइज करेंगे, तुम लोग इसे आज पढ़ोगे सारा जो पार्ट है। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इन न्यूमेरिकल्स को हम देखें आज, अगर टाइम मिला, नहीं तो कल में कुछ तुम्हारी इससे पहले क्या इलेक्ट्रिकल की क्लासेस चलती हैं? यस सर। यस सर। इलेक्ट्रिकल की होती है ना। चलो कल देखते हैं, हमें न्यूमेरिकल पार्ट करना है, तो हो सकता है अभी न्यूमेरिकल ना हो पाए क्योंकि टाइम ज़्यादा होने को है। तो एक दो न्यूमेरिकल हम देखते हैं, बाकी तुम लोग, मैं पीडीएफ भेज दूंगा, तुम लोग करोगे, तो कल के लेक्चर में हम इसे एक बार जल्दी से देखेंगे। न्यूमेरिकल टफ नहीं है, बहुत रेगुलर फार्मूले जो अभी तक हमने पढ़ा उस पर बेस्ड है। अब देखो, बाकी हम कल अपने आज क्वेश्चन रखना, जो जो पढ़ो, और कोई क्वेश्चन रहेंगे कल मुझसे पूछोगे तुम लोग, ठीक है। एप्लीकेशन पार्ट भी अच्छे से पढ़ना, हीलियम नियॉन लेजर का कंस्ट्रक्शन कैसे रूबी लेजर से सुपीरियर। अब एक न्यूमेरिकल है इसमें, इन अ रूबी लेजर द टोटल नंबर ऑफ क्रोमियम 3+ आयन
is 2.8 into 10 power 19. If the laser emits the radiation of wavelength 7000 angstrom, calculate the energy of pulse. अब देखो हमें एनर्जी पता है किसी भी फोटोन की या रेडिएशन की क्या होती है, एन एच न्यू। अगर खाली फोटोन एक फोटोन है तो उसकी एनर्जी एच न्यू होगी, अगर एन नंबर ऑफ फोटॉन्स है तो एन एच न्यू होगी। यहाँ न्यू लेकिन हमें लैम्डा गिवन है तो न्यू को हम क्या लिखेंगे, सी अपॉन लैम्डा, तो ये हो गया एन एच सी ओवर लैम्डा। ठीक है। यस सर। तो अब देखो इसमें हमें एन एच तो हमें पता है, सी हमें पता है, लैम्डा भी हमें पता है, अभी एन की वैल्यू कहाँ से आएगी? अभी तो मुझे पता लगेगा कि लेजर पल्स की पावर कितनी है, ये कहाँ से मिलेगा। बहुत ध्यान से देखना, बहुत आसान न्यूमेरिकल है, बहुत बार आता है, लेकिन मुझे सबसे आसान न्यूमेरिकल लगता है फिजिक्स में। इसमें कौन से आयन हमें दिए हुए, क्रोमियम 3+ आयन 2.8 इंटू 10⁻19 आयन्स हैं रूबी लेजर में। अब ये जितने आयन्स होंगे, ये सारे के सारे आयन जब हमने पॉपुलेशन इन्वर्जन, हम इन्हें पंपिंग एनर्जी देंगे तो ये आयन्स कहाँ पहुँचेंगे, एक्साइटेड स्टेट में। ठीक, फिर उसके बाद ये मेटास्टेबल स्टेट में आएंगे, और फिर मेटास्टेबल स्टेट के बाद कहाँ आएंगे, ग्राउंड स्टेट में। इसका मतलब ये जितने एटम हैं सारे के सारे इसी प्रोसेस से गुजरेंगे। ये पहले कहाँ जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में, फिर मेटास्टेबल स्टेट में, फिर कहाँ आएंगे, ग्राउंड स्टेट में। और यहाँ से ये क्या रिलीज करेंगे, फोटोन। एक आयन है नीचे आया तो उसने एक फोटोन रिलीज करा, दूसरा आया तो फिर कितने हो गए, दो, ऐसे ही 4 आएंगे। फिर ब्लास्ट में कितने आयन्स नीचे आ जाएंगे, 2.8 इंटू 10⁻19। तो इसका मतलब कितने फोटोन रिलीज हुए होंगे, कितने फोटोन रिलीज हुए होंगे, जितने नंबर ऑफ आयन्स होंगे। यही तो होता था ना, मैंने क्या बताया, पहला एटम नीचे आया, ऐसे क्या रिलीज करा उसने, पहला फोटोन स्पॉन्टेनियस। फिर इसने अगले एटम को नीचे लेकर आया, 2 हो गए। अबे 2 कितनों को करेंगे, अगले 2 करेंगे, कितने हो गए, 4 फोटोन। 4। कितने एटम्स नीचे आए थे ग्राउंड स्टेट में अभी तक, 4 आए ना। और फोटोन कितने मिले अभी तक हमें, वो भी 4 है। 4। देखो 1 2 3 4 एटम नीचे आए और 4 ही फोटोन है। तो यानी जितने आयन या एटम्स एक्साइटेड स्टेट में होंगे उतने ही नंबर ऑफ फोटॉन्स हमें मिलेंगे। यहाँ पर कितने नंबर ऑफ आयन्स हैं, 2.8 इंटू 10⁻19, तो एन की वैल्यू कितनी होगी, 2.8 इंटू 10⁻19 फोटॉन्स हमारे क्या होंगे, क्रिएट होंगे। ठीक है, तो एन की वैल्यू भी मुझे पता लग गई। इसलिए कुछ यूनिवर्सल कांस्टेंट है, जैसे सी की वैल्यू हमें पता याद रखनी है हमेशा, एच की वैल्यू भी हमेशा हमें याद रखनी होगी। ठीक है। और दूसरी गड़बड़ क्या करते हैं बच्चे, पहले तो ये पता करना कि न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या हैं। अगर ये पता है, सबसे पहले तो ये पता होनी बहुत ज़रूरी है, लैम्डा में गिवन है। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि यूनिट्स को हमेशा सेम डायमेंशन में रखोगे भाई। यहाँ पर हमें जो वेवलेंथ है ये एंगस्ट्रॉम में, ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं है, इसे हम एंगस्ट्रॉम कर देंगे। ये क्या है, इट्स वेवलेंथ ऑफ 7000 एंगस्ट्रॉम। तो 7000 एंगस्ट्रॉम जब है तो एंगस्ट्रॉम को हमें किस में करना पड़ेगा कन्वर्ट, मीटर में। तो ये बना एन एच न्यू एन एच सी अपॉन लैम्डा। देखो ये क्या था, 7000 एंगस्ट्रॉम, इसको कितना लिखा, 7 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। और h की वैल्यू ये हमें याद रखनी है, c की वैल्यू भी हमें पता है, और n हमने बता दिया, ये हमारी वैल्यू ये रहेगी। अब कुछ नहीं है, इसके बाद डिपेंड करता है तुम्हारा कैलकुलेशन कितना फास्ट है। कैलकुलेशन फास्ट किस पे डिपेंड करेगा, कितनी जल्दी तुम कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, ये कैलकुलेशन बहुत बड़े होते हैं, इनको करने के लिए तुम्हें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी हमेशा आपको कैलकुलेटर की। तो कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करोगे और द आंसर इज 7.94 जी। तो इस तरीके से और भी क्वेश्चंस हैं, तुम लोग इन्हें आज ट्राई करोगे सभी क्वेश्चन को, और सब में कॉमन फार्मूला यूज हो रहा है, कोई बहुत टिपिकल फार्मूला अभी तक नहीं आने वाला। एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल में कैसे कन्वर्ट करोगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, याद है। अगर एनर्जी क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमें किसमें मिल जाएगी, जूल में। जहाँ देखो है ना, ये जूल में इसने कन्वर्ट करी।
ठीक। और जूल में करने के बाद हमें फॉर्मूला पता है, E2 माइनस E1 इक्वल्स टू एच न्यू, तो न्यू इक्वल्स टू डेल्टा ई अपॉन एच। डेल्टा ई हमें गिवन है, एच हमें पता है, बड़ा आसानी से कैलकुलेशन हो गया। कैलकुलेटर होगा बहुत जल्दी होगा, कैलकुलेटर नहीं है तो इट विल टेक मोर टाइम। तो इस तरीके से और भी क्वेश्चंस हैं, मैं तुम्हें अभी पीडीएफ इसकी सेंड करूँगा, तुम लोग क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करोगे। बाकी हम लोग कल इन्हें डिस्कस करेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम है वो कल मुझसे पूछेगा, और ध्यान से पढ़ेगा भाई। इन जो भी पीडीएफ हैं इन्हें ध्यान से पढ़ो, क्योंकि तुम्हारे रेगुलर सिलेबस चल रहा है, अभी ब्रिज कोर्स नहीं है, तो तुम्हें बहुत अटेंटिवली इन्हें पढ़ना है, देखना है, लेक्चर्स को प्रॉपरली अटेंड करना है। ठीक हो गया? तो अब मैं तुम्हें जो क्विज हैं, क्योंकि जो दूसरा क्विज था वो हमने पहले पढ़ा नहीं था, इसलिए मैंने नहीं दिया तुम्हें। अब 3 क्विज तुम्हारे आ रहे हैं, सभी लोग इन तीनों क्विज को क्या करोगे, अटेम्प्ट करोगे, ठीक है? और फिर उसके बाद सबमिट करोगे। जिसको अभी वो बाकी तुम लोग लेफ़्ट करना चाहो तुम लोग लेफ़्ट कर सकते हो, लेकिन क्विज को तुम लोगों ने अटेम्प्ट करना है, क्योंकि बाउंडेड टाइम है। हर क्विज के लिए 2 मिनट का टाइम मिलेगा। इसका मतलब जो नेक्स्ट क्विज रहेगा वो 41 में फिनिश हो जाएगा। ठीक हो गया? तो सर पहले क्विज तो को सर 3 मिनट का देते हो सर, पहले क्विज को 3 मिनट का देते हैं ना, थोड़ा लेट आता है 3 वो। मिनट का दे दूँ? हाँ चलो सर, ठीक क्यों है, लेट 3 आता है मिनट ना का। पहले वाले को ठीक है, सर। 3 मिनट का दे देते हैं, ठीक है? तो लेकिन तुम लोगों ने इसे फटाफट से करना। तो सब लोग अपनी स्ट्रीमलाइन में देखो, बाकी अभी तुम लोग जा सकते हो। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो यहाँ रहे, बाकी यू कैन लीव। सर कर दिया आपने असाइन? हाँ बेटा कर रहा हूँ, थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, ठीक है? ओके सर। तो हो जाएगा। तुम लोग जाओ, तुम्हें मिल जाएगा टाइम, ठीक है? लेकिन अभी देखते रहना उसको, क्विज को, ठीक? सर 2 क्विज आएंगे ना? नोट्स पे सेंड कर हाँ, देना। 3 क्विज आएंगे, क्विज 3 अब, ठीक है? ठीक इनको है। करना। ओके। ओके बच्चों, आ गए होंगे, देखना आप। ठीक है, क्विज 4, क्विज 2, क्विज 3, ठीक है, पहुंच चुके हैं। तो अब बाकी तुम लोग अब लीव कर सकते हो मीटिंग को, एंड वी विल मीट अगेन टुमारो सर ऑन नोट्स पे न्यूमेरिकल। सेंड कर हाँ अभी कर रहा हूँ बेटे, बस, ठीक है? ओके बेटा।